सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 50 सेंट्स। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सभी बच्चों को वॉइस वीडियो आ रही है भाई? एक बार श्योर कर दीजिए। यस प्लीज, एक बार सभी बच्चे आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। यस प्लीज। सो डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे डिफेंस के बच्चे हैं, मैं आप लोगों को एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ। टाइम टेबल फॉर डिफेंस। ओके, डिफेंस का एक बार सभी बच्चों को टाइम टेबल बता देती हूँ। सभी बच्चे एक बार आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों को, भाइयों को, बंधुओं को सेशन शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, पीएफओ, एयरफोर्स, XY, नेवी, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों की 9 बजे फिजिक्स की क्लास होती है अमृता मैम की। ठीक है, फिजिक्स की क्लास होती है अमृता मैम की। 10 बजे आप लोगों की क्लास होती है बायोलॉजी की, ये भी आपकी अमृता मैम की क्लास है। ठीक है, 11 बजे पॉलिटी की क्लास होती है बाय मी। ठीक है, और 12 बजे हमने टेस्ट सीरीज रखा था, जो कि थोड़ा सा गैप कर दिया क्योंकि 9:30 बजे एजुकेशन नीचे पे भी हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। तो 1 बजे आप लोगों की टेस्ट सीरीज होती है, परंतु आज टेस्ट सीरीज आप लोगों की जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये भी बाय मी होती है। ओके, और अब आपका अभी जो मैथ्स वाले सर हैं, उनके ब्रदर का डेथ हो गया, तो इस कारण से मैथ्स वाले सर अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैथ्स वाले सर भी आपके जल्दी ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से इस सेशन में और शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सेशन। एंड द वन मोर थिंग इज, यस प्लीज, सभी बच्चे आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक। अभी तक हेलो मनसा सानी, नमस्ते बच्चे, नमस्ते, कैसे हो आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया? हाँ, करंट अफेयर, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, फिर टेस्ट सीरीज, हाँ बढ़िया चल रही है। अभी मैथ्स के सर भी कुछ दिनों में आ जाएंगे क्योंकि उनके ब्रदर का डेथ हुआ है ना, तो मैथ्स के सर भी आ जाएंगे और कोशिश करेंगे अभी अन्य टीचर्स को भी जोड़ने की। ठीक है, तो अभी हमारे साथ अमृता मैम जुड़ी हैं, जो आपका यूपीएससी के लिए एजुकेशन नीचे के चैनल पर रात को 8 बजे से 9 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ाती हैं और 9 से 10 पर ज्योग्राफी के MCQs कराती हैं। आई होप आपको पता होगा, है ना? चलिए, इंडियन पॉलिटी में बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं बेहतरीन सेशन। अब तक मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब प्लेलिस्ट में है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल, पार्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रियम्बल भी देख लिया। ठीक है, भाग पहला, भाग दूसरा भी हो गया, भाग तीसरा भी हो गया, भाग चौथा हो रहा है। ठीक है, और भाग चौथा होने के बाद फिर हम 4A करेंगे। हमारा आधा पॉलिटी खत्म, मतलब इस हफ्ते आधा पॉलिटी खत्म और अगले हफ्ते में हमारा आधा पॉलिटी और चलेगा। उसके बाद बच्चे मैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन CDS के पर्पज से स्टार्ट करूंगी। चलिए, डीपीएसपी अभी मैं इसका मतलब समझाती हूं, पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग कौन सा है? भाग 4 है।
और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 टू 51 तक है, और किस कंट्री से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ जाता है। ओके, चलिए अब समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना। निर्देश किसको देना, स्टेट को देना। ठीक है, स्टेट का मतलब भारत सरकार को देना। हाँ, क्यों देना, कि पॉलिसी बनाते वक्त आपको इन आर्टिकल 36 टू 51 जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको इन दिशा निर्देशों को मानना होगा, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो सारी पॉलिसीज आईएएस ही बनाता है और उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो जो भी सरकार में वेलफेयर पॉलिसी बनेगी, जितनी भी कल्याणकारी नीतियां बनेंगी, उन सारी नीतियों को बनाया जाएगा डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत जो लिखा गया उसके अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जो ये डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी में कई प्रकार की विचारधाराएं इस आर्टिकल के अंदर डाली हुई हैं। कई प्रकार की विचारधाराओं का मतलब है कि इसके अंदर गांधीवाद विचारधारा भी है। ठीक है, यहाँ पे समाजवाद विचारधारा भी है, समाजवादी भी है, उदारवादी भी है, उदारवादी भी है। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा भी है। अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा जैसे आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराएं भी इसके अंतर्गत दी गई हैं, जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी, विचारधाराएं। ओके, विचारधाराएं। इज इट क्लियर? तो गांधीवाद विचारधारा कौन से आर्टिकल्स में है वो मैं आपको बताऊंगी। समाजवादी, उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा क्या है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो डीपीएसपी का मतलब समझ में आ गया, राज्य जो भी नियम बनाएगा, जो भी लॉ बनाएगा, उसके ऊपर नीति निर्देश देगा भारत का संविधान। भारत के संविधान नीति निर्देश देगा स्टेट को। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल 36 टू 51 और आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, इन फिलॉसफी पर काम करेगा। डीपीएसपी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस के पेपर में आया हुआ है और यूपीएससी और स्टेट में भी आया हुआ है। हाँ जी मुकुल शर्मा जी, चंद्रयान 3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रे करिए गॉड से कि सफल हो। ठीक है, तो आज दोपहर को सभी पूरे भारतवासियों की नजरें, 140 करोड़ के जनता की नजरें सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 पर ही होंगी। तो ऑब्वियसली चंद्रयान 3 एक बार हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन वाला सेशन भी लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके पेपर में आया हुआ है डीपीएसपी को निर्देशों का यंत्र कहा जाता है। निर्देशों का यंत्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का यंत्र। निर्देशों के यंत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर निर्देश कौन दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश कौन दे रहा है, संविधान निर्देश दे रहा है किसको, सरकार को। सरकार को निर्देश दे रहा है कि आपको पॉलिसी बनाते वक्त ये चीजें ध्यान में रखनी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तो मनसा किस पर टिक करोगी, दैट इज डीपीएसपी। ओके मुकुल, अब आगे बात करते हैं। डीपीएसपी को क्या कहा जाता है, वेलफेयरिस्टिक स्टेट। क्या कहा जाता है, वेलफेयरिस्टिक स्टेट। वेलफेयरिस्टिक स्टेट का मतलब क्या है, डीपीएसपी को कहा जाता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयरिस्टिक स्टेट। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि ये डीपीएसपी एक्चुअल में गारंटी देता है देश के लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो देश के लोगों का अधिकार है, परंतु जो हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं
उनका उद्धार, उनका भला कैसे होगा। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ जो कि कल द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आई थी। एक बहुत प्यारा आर्टिकल आया था जो मैं आगे हो सकता है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँ। ये बोला हुआ है कि जो वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं ये गरीब लोगों का उत्थान कर रही हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो गरीब घर में पैदा होने के कारण उसका जो कोग्निटिव पावर है, जो बुद्धिमत्ता है, वो कम होती है, क्योंकि उसको पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उसको पूरा आहार नहीं मिलता है। इस कारण से वो बच्चा है वो कमज़ोर होता है, कमज़ोर मस्तिष्क का होता है। तो अब क्या है कि इस पर सरकार ने कई वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी बनाई है। आंगनवाड़ी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, फिर उसमें फूड वन टाइम का हो गया, माताओं को भी सुविधा है, बच्चों को भी सुविधा है। तो इन सब के चलते हुए अब ये डिस्कशन मतलब स्टडी निकली है कि जब ये कल्याणकारी पॉलिसीज बनती हैं तो इससे हमारे देश में जो बाल मृत्यु दर है उसमें थोड़ी कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है। पहले इतनी ज़्यादा महिलाएं बच्चा पैदा करते ही मर जाती थी और अब 1 लाख महिलाओं के पीछे सिर्फ मात्र 40 महिलाएं। ये सरकारी आंकड़ा है जो कल के न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज़ हैं जो हमारे देश की सरकार लागू कर रही है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत का, या फिर 1 नेशन 1 लॉ, दिस ऑल थिंग्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को फ़ायदा देगा। तो वेलफेयरिस्टिक स्टेट है। चलिए आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या कहता है? ओके, आर्टिकल 36 कहता है स्टेट हैज़ टू keep in mind, state shall keep in mind DPSP while formulating policies, while formulating policies। ठीक है, राज्य नीतियां बनाते वक्त, राज्य नीतियां बनाते समय डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, हाँ जी, मुकुल शर्मा डन, मनसा डन। फिर समझते हैं। यस प्लीज, जैसे ही हो जाए तो भाई एक बार बोल देना। अब समझते हैं भाई यहाँ पे क्या कह रहा है। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? भारत सरकार। स्टेट का मतलब क्या है? भारत सरकार। भारत सरकार को डीपीएसपी बनाते वक्त, मतलब सॉरी, पॉलिसीज बनाते वक्त डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। यही सबसे पहली चीज कही गई है। इसीलिए कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज बनेंगी उन पॉलिसीज में, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी बनेंगी, सोशल वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज बनेंगी, सबसे पहले डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा, तब पॉलिसीज बनेंगी। अभी मैं 1-2 आर्टिकल के बाद आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि देखो डीपीएसपी का आर्टिकल ये है और आज ये पॉलिसी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यस, जो भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब सही है। ठीक है, तो राज्य नीतियां बनाते वक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही नीतियां देश के लिए बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और राज्य का मतलब क्या है? भारत सरकार। चलिए आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है।
पेपर में ये वर्ड आएगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पेपर में ये वर्ड आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? अप्रवर्तनीय का मतलब है कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ओके डन, कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ओके लिख लिया? यस प्लीज, एक बार लिख लीजिए सभी बच्चे। यस प्लीज। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ मुकुल शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो। यस हाँ डन। चलिए, सो आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी जो है वो कल्याणकारी पॉलिसीज के लिए है। अगर मान लीजिए हमारे स्टेट में भारत सरकार के पास संसाधन ही नहीं है तो भाई कहाँ से सरकार पॉलिसी बनाएगी? अब सरकार ऐसे कह दे कि भाई भोजन सबका अधिकार है तो लोग काम ही नहीं करेंगे। भाई हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हमारा तो अधिकार है। हाँ, फिर तो एक तरह से सरकार जो है वो निठल्लों को भी सहयोग दे रही है। एग्री और नॉट? काम तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 2 क्या कहता है? अब 2-3 बातें समझना। ये है सरकार, गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके मुकुल और मनसा, सरकार जो है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार है, संसाधन है, नीति है और ठीक है, सरकार है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार ने नीतियां बनाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले 5 साल के बाद यही गवर्नमेंट आएगी। हमारे यूपी में योगी सरकार पॉलिसीज भी बनाई है और इसी के साथ साथ जो आतंक था अंदर उसको भी खत्म किया है, बुलडोजर बाबा कहलाए हैं। सरकार ऑब्वियसली मोदी आई है यूपी में, है ना? सेम नरेंद्र मोदी के समय पर 2014 के बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, जनता ने मोदी देख के सबको वोट दिया। जनता को ये भी नहीं पता था भाई हमारे यहाँ पे एमएलए कौन सा है, जनता को ये भी नहीं पता था, पर मोदी देख के वोट दे दिया। एग्री और नॉट? तो भाई संसाधन है, सरकार ने नीति बनाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सरकार जीत जाएगी अगली बार, ठीक है ना? अब सरकार के पास संसाधन नहीं है, भाई रिसोर्स ही नहीं है, सरकार नीति नहीं बना रही है क्योंकि संसाधन नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जनता के पास पावर नहीं है कि सरकार के विरुद्ध वो कोर्ट में जा सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 37 कहता है जनता सरकार के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकती है, ठीक है बेटा? कोर्ट में नहीं जा सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, सरकार के पास संसाधन है पर सरकार नीति ही नहीं बना रही है। अरे भाई सरकार के पास पैसा है, संसाधन है, पर सरकार नीति ही नहीं बना रही है, तो बच्चे क्या होगा? वो सरकार हार जाएगी। कोई बात नहीं, आप 5 साल ही तो राजा बन सकते हो, 5 साल के बाद तो दोबारा से आपको वोटिंग में आना ही है। बेटा ये जिसको समझ में आ गई ना बात, वो
एक्चुअल में वेलफेयरिस्टिक स्टेट का मतलब भी समझ जाएगा। तो भाई हमारे यहाँ पे क्या है, संसाधन है, नीतियाँ हैं, तो जीत जाएगी सरकार। संसाधन नहीं है, नीति नहीं है, जनता के पास पावर नहीं है कि कोर्ट में अपील कर सके। संसाधन है, नीतियां नहीं है, तो सरकार हार जाएगी, क्योंकि सरकार के पास संसाधन होके भी सरकार ने काम नहीं किया है। अब जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का पहले संसाधन नहीं था, इसलिए BR अम्बेडकर जी ने उसे फंडामेंटल राइट में नहीं डाला, बाद में फंडामेंटल राइट में डाल दिया क्योंकि संसाधन थे। फंडामेंटल राइट में हमारी सरकार ने डाल दिया आर्टिकल 21 है। ठीक है बच्चे, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि सभी बच्चों को बेनिफिट हो सके। यस प्लीज। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, भाइयों, बंधुओं के साथ, जिससे अधिक से अधिक बच्चे और कनेक्ट हो सके। डन। ओके भाई, एक बार सेशन शेयर कर दीजिए अपने भाइयों, बंधु, दोस्तों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो कनेक्ट हो सके। यह आर्टिकल 37 क्लियर हो गया, तो DPSP के विरुद्ध आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है भाई, वो बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है ना आपके पास, वो कावड़ियों का आ रहा है। यहाँ से एक्चुअल में हमारे घर के सामने ही मॉल है। ठीक है, बड़ी अच्छी लोकेशन में है घर, सामने ही मॉल है और सामने ही NH हाईवे है। तो हाईवे भी पड़ोस में है और मॉल भी सामने है, तो बाहर का नज़रिया बहुत ही खूबसूरत है। तो इसी के चलते हुए कावड़ियाँ जा रहे हैं, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है। बाकी और कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रही होगी, बाकी ये शांत स्टूडियो है। डन, लिख लिया। चलिए अब समझते हैं। हमारे IAS के पेपर में प्लस CDS के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ कहाँ लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ कहाँ लिखा है। तो आप क्या टिक करेंगे? यस, आप टिक करेंगे। एक तो प्रियम्बल, प्रस्तावना, और दूसरा PPSP। ये आपको पेपर में टिक करना था, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, हाँ जी बेटा, NCR में, दिल्ली NCR में, दैट इज टू नोएडा। डन। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में लिखा हुआ है और DPSP में लिखा हुआ है। प्रियम्बल में तो आपको पता ही है, जस्टिस वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constituent India into sovereign, socialist, secular, democratic republic with justice, social, economic, political, है ना। और DPSP में आर्टिकल 38। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है भाई? सामाजिक न्याय का मतलब है, यस प्लीज, सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारे देश में जो भी हमारे देश में मतलब वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, वो हमारे देश के गरीब लोगों के लिए बनाई जाएं, समाज में सबको बराबरी दी जाए। जो गरीब व्यक्ति है, अब वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, न्यूट्रिशियस भी उसे कम मिलते हैं, तो उसको ऊपर उठाने के लिए वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी दी जाए, जिससे वह व्यक्ति आगे बढ़े। हाँ, आर्थिक का मतलब है अमीर और गरीब के मध्य भेदभाव कम हो, अमीर के ऊपर टैक्स लगे, गरीब को सब्सिडी दो, जिससे ये आगे बढ़े। अब गरीब काम करेगा तो और आगे बढ़ेगा। राजनीतिक का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। और BR अम्बेडकर जी ने कहा है, अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल गया
तो पॉलिटिकल जस्टिस आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वोट देने का अधिकार है। ठीक है, हाँ वॉइस क्लियर नहीं है मैम, माइक सही कीजिए। बेटा आप बताइए अब सही है क्या? हाँ मुकुल, अब आवाज सही है? यस प्लीज, आवाज सही है क्या? हाँ जी, मनसा, मुकुल। आर्टिकल 38, देन आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य का समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारी क्या है? समाजवादी विचारधारा है, सोशलिस्ट, समाजवादी सोशलिस्ट फिलॉसफी है, सोशलिस्ट फिलॉसफी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या है? चाहे कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष है, महिला है या पुरुष है, समान काम का समान ही वेतन दिया जाएगा। समान काम का समान वेतन का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आप महिला हो तो आपको कम वेतन दिया जाएगा, पुरुष है तो ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। हालांकि पहले ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, परंतु अब इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 39A। अच्छा अब देखिए, ये जो है ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके लिए क्या है? कानून बनाया हुआ है। ठीक है, कानून बने हुए हैं कि कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी। ऑल्दो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15 भी यही कहता है, और आर्टिकल 16 रोजगार में किसी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 39A कहता है फ्री लीगल एड। ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायतार्थ। ओके, समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायतार्थ। अब इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, जस्टिस होना तो सभी के लिए जरूरी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि अब जो भी हमारे देश का कमजोर वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि भाई उसे न्याय नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उसे सरकारी वकील दिया जाएगा ताकि वो कोर्ट केस कर सके और उसको न्याय मिल सके। अब जो वो सिस्टम होता था ना, तारीख पे तारीख, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। और उस सिस्टम के लिए क्या है? जजेस की नियुक्ति भी की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की नियुक्ति भी की गई है। और इसी के साथ साथ जो कोर्ट्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वो भी बनाए गए हैं। आर्टिकल 40 पंचायत, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। अब देखो, पंचायत के संसाधन थे तो पंचायत हमारी सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। पंचायत, अब ये पंचायत कौन सी विचारधारा है? यस, मैंने आपको ये पहले वाली बताई थी। आर्टिकल 39 क्या है? समाजवादी विचारधारा है। ठीक है, और आर्टिकल 40 क्या है? ये गांधीयन फिलॉसफी है, गांधीवाद विचारधारा, गांधीवाद विचारधारा। ठीक है, कौन सी फिलॉसफी है? गांधीवाद विचारधारा। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, देखिए भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, हमारे समाज का। राजेश कुमार, जय हिंद बच्चे, जय हिंद। हाँ जी, कोई बात नहीं बच्चे, कभी मैडम लेट होती है, कभी आप लेट हो जाते हो।
कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बार आपको पुराना पिछला दिखा देती हूँ, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उसके बाद ये तो हमारा चल रहा है। और अपने दोस्तों भाइयों बंधुओं को भी बोल दो कि भाई क्लास हो गई है। भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर दोबारा से बता रही हूँ, ऑल्दो मैं 2 चैनल पे पढ़ा रही हूँ, अभी दोनों के दोनों चैनल पे बता रही हूँ कि भाई देखिए बच्चे कई बार ना मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, बाकी टीचर्स के साथ नहीं, पर आपको मेरे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट 1 महीने का बच्चा है इस कारण से। पर ये है कि जैसे ही मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तभी क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन मिले तो आप कनेक्ट हो जाया करिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक मतलब थोड़े समय की बात है, थोड़ा बच्चा मैच्योर हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए डीपीएसपी पढ़ रहे थे, पार्ट 4 36 to 51 आयरलैंड, ये विचारधाराएं हमारे में हैं, ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत। फिर उसके बाद हमने देखा डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि सरकार को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये पॉलिसी माननी है। कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, आर्टिकल 36 कहता है राज्य कोई भी नीतियां बनाएगा तो नीति बनाने से पहले डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा, तभी नीतियों को बनाएगा, ओके। और इसके साथ साथ डीपीएसपी के विरुद्ध आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आ चुका है और आपके यूपीएससी में भी आ चुका है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रियम्बल और डीपीएसपी में लिखा हुआ है। 39 कहता है लड़का हो लड़की हो समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 16 रोजगार में किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। आर्टिकल 39 ए कहता है समाज का कमजोर वर्ग है तो मुफ्त कानूनी सहायता मिलेंगी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायत। भाई हमारे देश में जो हमारा देश भारत क्या कहलाता है, गांव का देश कहलाता है, क्योंकि भारत में जो गांव हैं वो 7.5 लाख गांव भारत में हैं, और इसी कारण से क्या है भारत को गांव का देश कहा जाता है, गांव का देश कहा जाता है, भारत को गांव का देश कहा जाता है। इट्स अ विलेजेस, ओके, इट्स अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो पंचायत क्या है, गांधीवाद विचारधारा है। गांधी जी कहते हैं अगर आप गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार से कुछ नहीं होगा, आपको देश में लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को बनाना होगा, और लोकल लेवल की गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सही करेगी, ठीक है। तो जैसे आपस में वाद विवाद हो जाता है, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, या फिर इसके अलावा टैक्स इकट्ठा करना है, हाँ कुछ भी है, स्कूल बनाना है या गांव में कुछ अपलिफ्टमेंट का काम करना है, तो इन सब के लिए पंचायत बनी हुई है, ओके। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड एंड ओल्ड एज, ठीक है। आपके पेपर में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू वर्क वाला। कार्य का अधिकार बूढ़ों व बेरोजगारों को जन सहयोग। अब ये कौन सा है, ये सोशलिस्ट फिलॉसफी है, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए सभी बच्चे, यस प्लीज।
जैसे ही लिख लो बच्चे बता देना। यस प्लीज, जैसे ही आप लिख लो बता दीजिएगा। जैसे ही लिख लो बता दीजिएगा, फिर उसके बाद समझते हैं। डन? राजेश कुमार, मनसा, मुकुल शर्मा, डन। चलिए बहुत बढ़िया। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क। आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है, कार्य का अधिकार। तो देखिए डीपीएसपी के अंदर है, परंतु अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम सरकार के विरुद्ध में केस कर रहे हैं क्योंकि हमें रोजगार नहीं मिला है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसे डीपीएसपी के अंदर डाला है। और डीपीएसपी के अंदर डालने का मतलब यही है कि अगर सरकार के पास संसाधन है तो सरकार आपको वो रिसोर्स या पॉलिसी देगी। तो राइट टू वर्क के अंतर्गत सरकार ने फिर भी मनरेगा को इशू किया था। आप लोगों को मनरेगा पता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जितने भी हमारे देश में असंगठित लेवल पर जो भी लोग हैं, जो लोग स्किल्ड नहीं हैं, ऑल हाउस होल्ड के लिए मनरेगा को इशू किया गया। ठीक है, तो मनरेगा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइट टू वर्क का। फिर है पब्लिक असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों को पब्लिक असिस्टेंस देना। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार केंद्र सरकार ने खोले हैं। तो रोजगार केंद्र में अगर आप अपना नाम लिखवा देते हैं तो सरकार के ऑफिसेज में कहीं भी वैकेंसी होती है, ठीक है, कोई भी पोस्ट निकलती है टेम्परेरी बेस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, तो आप लोगों को फोन करके बता दिया जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे और आपको वहां पे भर्ती रख लिया जाएगा। ठीक है, ओल्ड एज के लिए क्या है, ओल्ड एज के लिए ओल्ड एज के आश्रय बना दिए गए हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है राइट टू वर्क वाला, ये पेपर में काफी आता है। पेपर में सीधा ये पूछता है राइट टू वर्क का आर्टिकल क्या है, सीधा पेपर में 41 पे टिक करना, मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, घोटाला तो बेटा देखो होता ही है। यस, घोटाला तो है ही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, घोटाला तो है ही है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 कहता है राइट टू प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व संरक्षण का प्रावधान, मातृत्व संरक्षण का प्रावधान, आर्टिकल 42। अब मातृत्व संरक्षण का प्रावधान भाई ये किसके अंदर आता है, प्रोविजन फॉर रिलीफ ऑफ मैटरनिटी या मैटरनिटी रिलीफ, ये भी सोशलिस्ट वेलफेयर पॉलिसी है, सोशलिस्ट फिलोसफी के अंदर आता है। क्योंकि पेपर में ना सीडीएस में, यूपीएससी का पेपर, ईपीएफओ का पेपर, इनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि डीपीएसपी में कौन सी विचारधारा के अंदर आर्टिकल आता है। तो ये समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ, इसका मतलब क्या है, मातृत्व मतलब जो महिला बच्चे को जन्म दे रही है या बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उसके बाद उसके पोषक तत्व, इंजेक्शन, इन सब का ध्यान रखना, और बच्चे को जन्म हॉस्पिटल में दे, ना कि घरों में, क्योंकि इससे क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। कल द हिंदू पढ़ रहे थे, तो कल द हिंदू में बड़ी अच्छी बात बोली हुई है कि अब महिलाओं का 1 लाख महिलाएं अगर बच्चे को पैदा कर रही हैं तो उसमें मात्र 40 महिलाओं का ही मृत्यु दर है, सिर्फ मात्र 40 महिलाओं का, डेट्स ऑल। ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारे भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना हुआ है उसके अंतर्गत भारत में चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कम हुआ है और मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हुआ है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत अगर कोई महिला सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगी, गांव में है, ठीक है, गांव में है,
तो उसको 1500 रुपया कैश में मिलेगा। ठीक है, 1500 रुपया कैश में मिलेगा। और अगर शहर में है तो 750 रुपया कैश में मिलेगा। और पहली 2 प्रेगनेंसी है तो उस समय पर 6000 रुपया प्रेगनेंसी के दौरान मिलेगा, जिसमें से 2-2 हजार रुपये की 3 किश्तें बनाई जाएंगी। 2-2 हजार रुपये की 3 किश्तें बनाई जाएंगी। और इसी के साथ साथ ये कार्ड जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में आपको जब आप डेट लेंगे तभी आपको ये कार्ड आपका बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, इतनी सारी योजनाएं बनाई गई हैं। आर्टिकल 43 राइट टू लिविंग वेजेस। ठीक है, मजदूरी का अधिकार, राइट टू लिविंग वेजेस। ठीक है, राइट टू लिविंग वेजेस। और यहाँ पे ही कॉटेज इंडस्ट्री का भी है, कुटीर उद्योगों का। तो ये क्या है, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीवाद विचारधारा। अब इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन आज कि भाई देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसको मजदूरी का तो अधिकार है ही है। तो सरकार ने आज क्या काम किया है, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया हुआ है, न्यूनतम मजदूरी अधिकार अधिनियम 1948 बनाया था। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया हुआ है 1977 का। वेजेस एंड कंपनसेशन एक्ट भी बना हुआ है 1948 का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार उसका है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार उसका है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो ये आपका गांधीयन के अंदर आता है, कॉटेज इंडस्ट्री भी आती है। आर्टिकल 43A, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 39A बाद में जुड़ा, 43A बाद में जुड़ा, फिर इसके अलावा 48A भी बाद में जुड़ा। ये तीनों के तीनों 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में डीपीएसपी के अंदर जोड़े गए। तो 42वां संशोधन अधिनियम में बहुत कुछ हुआ, इसी कारण से 42वां संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 43A क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारिता, मजदूरों का प्रबंधन में भागीदारिता। आर्टिकल 43A EPFO 2020 के पेपर का एक क्वेश्चन है, 2020-2021 के पेपर का क्वेश्चन है। तो ये भी ये आपका आता है सोशलिस्ट के अंदर, समाजवाद के अंदर, समाजवाद विचारधारा। क्या कह रहे हो, पहले जो मजदूर खेतों में 150 दिन प्रतिदिन काम कर लेते थे वो अब 300 लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम वेजेस एक्ट तो बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ाया गया है। आर्टिकल 43A क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मजदूरों का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना, जिससे वर्कर और मैनेजमेंट जो कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, वो विवाद समाप्त किया जा सके। ठीक है, वो विवाद समाप्त किया जा सके। अच्छा बेटा, एक चीज है, इस संडे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की स्पेशल क्लास होगी। जो भी मैंने द हिंदू पढ़ते हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाए हैं उसकी मैं PDF यहाँ पे लगाऊंगी और आपको पूरा अच्छे से समझा भी दूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आती ही है। 2011 से द हिंदू पढ़ रहे हैं, 11-12 साल हो गए द हिंदू पढ़ते हुए, तो वो कैप अच्छी है, इसीलिए आपको मैं वो कैप का सेक्शन करा दूंगी। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, क्योंकि कुछ भी नया वर्ड आता है आई डू राइट इनटू माय डायरी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बार बार जो रिपीटेशन होता है द हिंदू में वो चीज़ें
आपकी बार बार रिपीटेशन वाली ही आपके या तो यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वहां पे पूछे हुए हैं, ठीक है, अदरवाइज तो कितना ही पढ़ लो। राजेश कुमार, सो मजदूर की जगह हम लोगों को ही काम पर लगा दिया था। हाय हाय, ये सबसे बड़ा दुख है। नहीं, ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है कि आज इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, न्यूज़ वगैरह में भी आता है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी बताओ आज ग्रुप डी के पेपर की तैयारी कर रहा है ना। पर एक चीज और भी है बेटा, ये यूट्यूब आने से ना बड़े लोग अमीर भी बन गए हैं है ना भाई। ऐसे ऐसे देखे हैं 11-12 साल के बच्चे भाई चटैक पटैक करके बोल दिया, जनता को वही सब चीजें पसंद आती हैं, जो जनता को पसंद आता है वही दिखा दिया, बस फॉलोअर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए। और जितने जेन्युइन चैनल हैं वो बेचारे तो छोटे ही बने हुए हैं, और जितने चटक पटक वाले हैं वो सारे आगे बढ़े हुए हैं। तो उससे भी काफ़ी, तो खैर अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं जब से डिजिटल और मीडिया वगैरह आया है। अब लोग स्टार्टअप्स काफ़ी कर रहे हैं, क्यों राजेश कुमार, स्टार्टअप्स कर रहे हैं आजकल लोग, नौकरी से ज़्यादा स्टार्टअप्स में फोकस कर रहे हैं। तो ये भी है, आजकल लोगों का चेंज हो रहा है मामला। डन। वर्कर मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड भाई, वर्कर्स ने पूरा हड़ताल कर दी थी, और आप ये कह लीजिए कि 2 हफ्ते मारुति उद्योग लिमिटेड बंद रहा। एक दिन में बनती हैं 500 कारें, ठीक है, एक हफ्ते ना बनने पे कई करोड़ों का नुकसान हो गया, और 2 हफ्ते बंद होने पर उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो कन्फ्लिक्ट है ये देश के लिए भी सही नहीं है, मजदूरों के लिए भी सही नहीं है, अर्थव्यवस्था और कंपनी के लिए भी सही नहीं है। तो इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिस्टम किया जाता है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के साथ सहूलियत से रहें। आप समझ रहे हैं? डन। हाँ जी, लिख लिया राजेश कुमार। ओके, आर्टिकल 43A के बाद आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 डन। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप एजुकेशन नीचे यूट्यूब चैनल पर एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, ठीक है। तो एक बार ये सारा लेक्चर आप देख लेना। ये आपकी है लिबरल, उदारवादी विचारधारा। तो एजुकेशन नीचे यूट्यूब पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा दिख जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हमारे देश में किसी भी धर्म का कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, एक ही कानून चलेगा। चाहे विवाह है, डाइवोर्स है, या संपत्ति इनहेरिटेंस वगैरह करनी है, तो एक ही कानून चलेगा, और उस पर किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 44 में विवाह, डाइवोर्स, विवाह विच्छेद या फिर उत्तराधिकार इत्यादि में पूरे देश में एक ही कानून चलेगा, ठीक है, जो कि संसद बनाएगी, जो कि संसद बनाएगी। वह कानून संपूर्ण भारत में
भारत में लागू होगा वह किसी धर्म, जाति इत्यादि या पर्सनल लॉ का प्रभाव नहीं होगा, ओके, का प्रभाव नहीं होगा। डन? यस प्लीज। सभी बच्चे लिख लीजिए एक बार। डन? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आया? मुकुल शर्मा, मनसा, राजेश कुमार, हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस और नॉट? डन? इंग्लिश, ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड means a law, single law framed by parliament enacted in India without enacted in India despite enacted in India means single law for marriage, divorce, inheritance। ठीक है, ये जरूर लिख लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स द सिंगल लॉ फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस फ्रेम बाय पार्लियामेंट इनेक्टेड इन इंडिया विदाउट पर्सनल लॉ, विदाउट इफेक्ट ऑफ पर्सनल लॉ, ठीक है। पर्सनल लॉ तो मुस्लिम का होता ही है, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, ओके, डन। तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस का है, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस का है, तो उन सब के लिए एक ही कानून बनेगा और वो कानून संसद लागू करेगी और उसके ऊपर कोई भी पर्सनल लॉ, रिलीजन, कास्ट, जेंडर इत्यादि से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, डाइवोर्स और जब प्रॉपर्टी आप अपने उत्तराधिकारी को शेयर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून बनाना, और वो कानून जो कि संसद ने बनाए हो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट तो वही चलेगा। अब इसमें मुस्लिम का पर्सनल लॉ नहीं आएगा, या 3 शादियों 4 शादियों का नहीं आएगा, समझ रहे हो? या फिर हिंदू लॉ 2005, तो इसमें जो हिंदू का प्रॉपर्टी लॉ है 2005 का वही चलेगा। अब उसमें किसी का अपना पर्सनल लॉ या धर्म जो कहता है वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कानून हमारी संसद ने बना दिया है वही कानून चलेगा। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? डन? आर्टिकल 44 में कोई डाउट? डन? जैसे ही हो जाए बच्चे बता देना, ओके। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन।
0 to 6 ईयर, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए। अब ये, हाँ जी, वेरी गुड। अब ये आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो हमारा फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। पर 6 साल से कम बच्चों के लिए क्या? क्योंकि सबसे पहले तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो इनिशियल स्टेज पे ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने आर्टिकल 45 बनाया है कि जन्म से लेके 6 साल। तो इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया है? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी इस्टेब्लिश की गई है। आंगनवाड़ी में बच्चों को सोयाबीन, दूध की थैली और वो खाना वाना ये सब दिया जाता है, जिससे बच्चों को प्रॉपर वे से पोषक तत्व मिले। यही चीज़ तो द हिंदू के पेपर में आई थी कल कि गरीबी के कारण बच्चे जो हैं उनका मानसिक विकास कम होता है, और मानसिक विकास कम होने से दिक्कत क्या आती है? कॉग्निटिव पावर कम होती है, तो वो आगे पढ़ाई एकेडमिक में अपनी पुअर परफॉर्मेंस रखते हैं। तो जब ये सरकार की सोशल वेलफेयर पॉलिसीज आती हैं तो इससे क्या है? बच्चों को खाना मिलता है, माताओं को भी सहायता मिलती है क्योंकि वो बाहर जाके काम करती हैं और उनको पोषक तत्व भी प्रॉपर मिलता है। तो आंगनवाड़ी वगैरह इन सब में सहायता कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपकी 45 क्या है? उदारवादी है, ओके, लिबरल फिलॉसफी है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC ST को आर्थिक संरक्षण का प्रावधान, का प्रावधान, ठीक है। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ SC ST। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 जो SC ST है, जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, इन लोगों को आर्थिक प्रोटेक्शन देना। अब आर्थिक प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा? या तो आप इनको स्कॉलरशिप दे दो जिससे ये आगे पढ़ाई करें, जॉब्स में रिजर्वेशन दे दो जिससे कि इनका भी पार्टिसिपेशन आगे बढ़े, अगर ये PhD कर रहे हैं तो इनको मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह दीजिए। तो इन सब से क्या है? SC ST भी आगे बढ़ेगा, ओके। तो ये हमारी समाजवादी विचारधारा है, सोशलिस्ट फिलॉसफी है, सोशलिस्ट फिलॉसफी है, सोशलिस्ट फिलॉसफी। आर्टिकल 46 के बाद आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ठीक है। नशीले पेय पदार्थों का समापन। तो ये भी हमारी गांधीवाद विचारधारा है। गांधीवाद विचारधारा के अंतर्गत आता है कि नशीले पेय पदार्थों का यूज़ नहीं होना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, छैना, खैना, पैनी वैनी, इन सब का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से क्या है कि जो व्यक्ति है उसके पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्दो इस पर हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी विवाद रहा है। सरकार ने तो सरकार तो ठेके चलाई है क्योंकि सरकार का रिवेन्यू आता है। ऑल्दो कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्सेशन आया था वो लिकर से ही आया था। सरकार ने सीधा 200% टैक्स बढ़ा दिया। भाई साहब, लोगों ने लाइनों में लगकर दारू की बोतलें खरीदी थी ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से ठेके, जो भी नीचे ठेके लगे होते हैं उन सबको हटवा दिया। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कैसे आपने कर दिया? भाई आप एक चीज़ बताओ, हेल्थ किसका सब्जेक्ट है? हेल्थ सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। हेल्थ सब्जेक्ट है राज्य सरकार का, ठीक है। और आप क्या हो?
हेल्थ सब्जेक्ट है राज्य सरकार का, ठीक है, और आप क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे सरकार के कामों में घुस रही है, तो मतलब सुप्रीम अगर सरकार के कार्यों में आगे आती है तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 50 का हनन कर रही है डीपीएसपी का, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि सरकार और जुडिशरी के कार्य अलग अलग हैं। आर्टिकल 48 गौ हत्या से संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम गौ स्लॉटर, ये भी हमारा गांधीवाद है। गांधीवाद, गांधी जी कहते थे ना गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो गौ हत्या का कॉ स्लॉटिंग का प्रोटेक्शन करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में दिया गया है। अब इसी को ही चल के कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारा रिलीजन है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो 2011 में पार्लियामेंट में अमित शाह ने भाषण दिया था, याद है अभी भी, द हिंदू में आया था। तो अमित शाह कहते हैं आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट और रॉन्ग, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, बट भारत के संविधान में आर्टिकल 48 में दिया हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब गौ हत्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का एम्बिशन है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारी आज़ादी रुक रही है, वो रुक रहा है, ये रुक रहा है। आर्टिकल 48A, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, ठीक है। अब ये वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना आर्टिकल 48A में आता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये एक चीज पेपर में आई हुई है, आर्टिकल 39A, 43A, 48A, संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़े गए थे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, लघु संविधान। तो आर्टिकल 48A के बाद आता है आर्टिकल 49। पब्लिक सेफगार्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड। ये क्वेश्चन हमारे भविष्य के पेपर में आ सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी है, ठीक है। जन संपत्ति की सुरक्षा, जन संपत्ति की सुरक्षा, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड। तो जो हमारे डैम्स हैं, हाँ, वेल्स है, घाट है, या हेरिटेज प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उन सबका संरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाएं और वहाँ पे कूड़ा कचरा करके आ जाए। तो ये हमारा ड्यूटी भी है और ये सरकार की भी ड्यूटी है कि उन मोनूमेंट्स और जो कंजर्वेशन वेल्स होते हैं उन सब का प्रोटेक्शन सरकार भी करेगी और जनता की भी ड्यूटी बनाई गई है। तो आर्टिकल 41 आपको डीपीएसपी में भी दिखेगा और फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखेगा। हो सकता है भविष्य में यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पहले सरकार ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है और इसी के साथ साथ आपका डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है। कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी खत्म कर लेंगे। संडे को चलेगा इमरजेंसी का सेक्शन, ठीक है, संडे को चलेगा इमरजेंसी का सेक्शन और आधा पॉलिटी खत्म, अगले हफ्ते में पूरा पॉलिटी खत्म और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स
और हिस्ट्री भी शुरू करूँगी। हो सकता है हिस्ट्री में अभी रिसेंट या संडे से ही शुरू कर दूँ, ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ अब है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन। कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन लिख लीजिए बच्चे। हाँ जी, मुकुल शर्मा, मनसा, राजेश कुमार, डन। आज बाकी बच्चे कहाँ गए? अभिनेंद्र कहाँ पर है? हाँ जी। और रवि कुमार कहाँ पर गए? यस प्लीज भाई, क्लास मिस मत किया करो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है क्लास, वो हमें पता है। चलिए, आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी मोंटेस्क्यू की है। मोंटेस्क्यू थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में बोला जाता है, इट इज अ थ्योरी ऑफ मोंटेस्क्यू। सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। अमेरिका में क्या है? ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर क्या है? ये और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को चुनना है तो जो भी लोकसभा का लीडर होगा वो बनेगा। लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। भंग करने का मतलब है कि अगर लोकसभा को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा अध्यादेश है तो यहाँ से एडवाइस आएगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है साफ साफ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, ये एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। और यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सरकार बोल देती है सुप्रीम कोर्ट को कि ये आपका एरिया नहीं है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत आपने हनन किया है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल देती है। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में विवाद का भी कारण है। आर्टिकल 50 के बाद लास्ट है आर्टिकल 51, ठीक है। और आर्टिकल 51 के बाद हमारा डीपीएसपी खत्म। कल करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, तो भाई आप लोग हो क्लास में? डन? यस प्लीज। तो आर्टिकल 51 कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा ये आता है आपका इंटरनेशनल फिलॉसफी पर। इंटरनेशनल फिलॉसफी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा, इंटरनेशनल फिलॉसफी। ओके, राजेश कुमार लिख लिया है तो फिर आगे समझाएं। डन? डन बेटा? यस प्लीज। मुकुल शर्मा, राजेश कुमार, मनसा,
डन। एक बार बता दीजिए बच्चे, लिख लिया आप लोगों ने? यस प्लीज, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, यस। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कहते हैं कि अपने देश या अपने देश की पॉलिसी बनाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा देश का विदेशों के साथ भी शांति व सुरक्षा रहनी चाहिए। यह हमारे देश के आर्टिकल 51 के अंतर्गत दिया गया है। शांति व सुरक्षा होने से क्या है कि हमारे देश में एक इंटरनेशनल रिलेशन सही होगा, IR अच्छा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके, हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश का GDP भी बढ़ेगा, शांति सौहार्द भी रहेगा। तो इसलिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ आपका DPSP खत्म होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, टेस्ट सीरीज में। होपफुली वो भी अभी जल्दी शुरू होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।